हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पंकज सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसका मतलब कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन। तो आज हम रीवैल्यूएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल आता है कि ये रीवैल्यूएशन करते क्यों है। अब देखो, इसको ऐसे समझो कि भाई जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन से कंपनी के ऊपर जो राइट्स है वो चेंज हो जाएंगे। एक तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होगा कि अब अधिकारों में परिवर्तन होने जा रहा है, ठीक है। तो किसी पार्टनर का अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा, किसी पार्टनर का अधिकार क्षेत्र कंपनी में घटेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यही होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि किसी का शेयर बढ़ गया, किसी का शेयर अब कंपनी में घट गया। तो जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो हमारी बैलेंस शीट होती है ना वो तो पुरानी वाली है। मतलब अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस दिन चेंज हुआ उस दिन बैलेंस शीट तो बनी नहीं है, बैलेंस शीट पहले की बनी हुई है। तो होगा क्या कि अब जो भी बैलेंस शीट के अंदर हमारे एसेट्स या हमारी लायबिलिटीज जिन्हें हमने शो किया है वो एसेट्स या लायबिलिटीज पुरानी वैल्यू में होती हैं। लेकिन अब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो अब पार्टनर्स का शेयर चेंज हो रहा है तो उनका अधिकार बनता है कि वो जाने की एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स या लायबिलिटीज आज की डेट में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो, दो पार्टनर हो आप और आधा आधा लगा के आप 5 लाख में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो। फिर डिसाइड होता है कि एक पार्टनर 60% लेगा और एक 40% लेगा। तो क्या बस एवरेज स्टार्ट हो जाता है? नहीं। अब क्या करोगे कि आप अपनी दुकान या अपने बिजनेस का वैल्यूएशन करोगे कि हमने जब 5 लाख में बिजनेस स्टार्ट किया था तब तो आधे आधे थे, लेकिन आज की डेट में जब हम 60 और 40 के रेशियो में बांटने जा रहे हैं तो बिजनेस के हमारे क्या वैल्यूएशन है। मतलब हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी है। क्योंकि अब तो उन एसेट्स पे जो है अधिकार जो है 60%, मतलब शेयरिंग जो होगा वो एक पार्टनर को होगा, 40% एक पार्टनर को होगा। लायबिलिटीज अगर पे करनी होगी तो 60% पार्टनर जो 60% वाला है वो 60% पे करेगा, 40% वाला जो 40% पे करेगा। तो अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित हो रहा है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि आज की करेंट डेट में जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है, ठीक है। ये जानना जरूरी है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी भी कंडीशन में चेंज हो, चाहे वो पार्टनर्स अपनी मर्जी से करें या एडमिशन के वक्त हो या रिटायरमेंट के वक्त हो या डेथ के वक्त हो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक कॉमन चीज है जो हर जगह होगी। मतलब जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो आपको अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन के बाद दो कंडीशंस आती हैं, ठीक है। देयर आर टू कंडीशन ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन करने के बाद जो रीवैल्यूएशन का इफेक्ट है, मतलब हमारे एसेट्स चाहे बड़े हों चाहे हमारी लायबिलिटीज बड़ी हों, चाहे हमारे एसेट्स घटे हों चाहे हमारी लायबिलिटीज घटी हों, ये जो इफेक्ट है इसे बुक में शो करेंगे या शो नहीं करेंगे। दो कंडीशन है। इस इफेक्ट को रिवैल्यूएशन के बाद जो इफेक्ट आएगा इंक्रीज या डिक्रीज का, उसे बुक्स में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। मतलब जो बैलेंस शीट है, मतलब हमारी पुरानी बैलेंस शीट में कोई और वैल्यू थी, हमने रिवैल्यू किया तो नई वैल्यू आई, तो नई वैल्यू को नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, यही दो कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो इन दो कंडीशन को अगर इंग्लिश आपके टॉपिक वाइज अगर नाम पढ़ा जाए तो इसका नाम है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और दूसरा है व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है। दो कंडीशंस होती हैं। अब हम रीवैल्यूएशन में पहला कंडीशन पढ़ेंगे आज। वो क्या है? वो है रिवाइज वैल्यू को जो बुक्स के अंदर दिखाया जाता है जब हम उनको शो करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हम रीवैल्यूएशन किसका करने जा रहे हैं? हम रीवैल्यूएशन करने जा रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का। उसका पूरा नाम ही है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज के अलावा हम किसी और चीज की वैल्यूएशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आते हैं प्रोफार्मा, मतलब एक प्रोफार्मा बनाया जाता है, ठीक है। उस प्रोफार्मा के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने एसेट्स या लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करता हूं, ठीक है। सपोज करो आपके पास एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, ठीक है। क्या होगा आपके पास? यू विल हैव अ बैलेंस शीट। यहां पे आपको मशीनरी लिखी होगी, ठीक है। आपको स्टॉक लिखा होगा, आपके डेप्टर्स हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है।
मान लो 10,000 ये, 20,000 ये, मान लेते हैं 8,000 ये, बिल्डिंग मान लो आपकी 50,000 की। ठीक है, ऐसे आपका बैलेंस शीट का प्रोफार्मा होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर इधर आप मान लो आपके क्रेडिटर्स हैं, मान लेते हैं 15,000 के क्रेडिटर्स हैं हमारे। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, मान लेते हैं 5,000 है। ठीक है, बिल्स पेबल है हमारे, सपोज कर लो 10,000 के। ऐसे करके हमारी लायबिलिटी दी हुई है। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जानकारी दी होगी। जैसे आपको दिया हो सकता है कि द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, ऐसे करके। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन दे सकता है द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज नाउ 40,000। ठीक है, तीसरा दे सकता है द क्लेम ऑफ 5,000 is not supposed, मान लो not to be claimed by creditors। ठीक, एक पॉइंट और ले लेते हैं, the value of bill payable is now 12,000। ठीक है, ऐसे आपको बैलेंस शीट दिया होगा और आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में जानकारी दी होगी। जैसे आपका बैलेंस शीट आपको बता रहा है कि मशीनरी की कीमत 10,000 है, स्टॉक की कीमत 20,000 है, डेप्टर आपके 8,000 के हैं, बिल्डिंग आपका 50,000 का है, क्रेडिटर आपके 15,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का, बिल्स पेबल 10,000 का, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसे आपको दिया होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन के एक एग्जाम्पल के बाद मैं आपको रिवोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। देखो, अब रिवोल्यूशन का मैं पहले फॉर्मेट बताता हूं, फिर इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट के अंतर्गत सॉल्व करेंगे। देखो, रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। देखो, ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या है ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब पहली बात तो जान लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट नेचर में होता है क्या? नॉमिनल होता है। ये नेचर में क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपने 11th में पढ़ा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं इनकम एंड गेन्स को। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो अगर रिवैल्यूएशन नॉमिनल है तो इसका मतलब है कि अगर किसी जो है क्वेश्चन के ट्रांजैक्शन की इफेक्ट की वजह से हमें प्रॉफिट होता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस होता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। अब देखो, एसेट्स हमारी संपत्तियां हैं, एक कॉमन सेंस की बात है। अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करो, ठीक है, एसेट्स हमारी संपत्तियां जो हमारे कंट्रोल में आती हैं, जिनको हम एक्वायर करते हैं। तो देखो, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, प्लस होती है, एसेट्स की वैल्यू अगर प्लस होगी तो ये क्या करोगे आप? इसको क्रेडिट करोगे। वहीं अगर एसेट्स की वैल्यू घटेगी, लॉस होगा, तो डेबिट करोगे। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल थी जिसकी कीमत थी 50,000, लेकिन आज की डेट में अगर आप बेचना चाहते हो तो उसकी कीमत है 40,000। तो बताओ, तुम फायदे में हो या नुकसान में हो? तुम नुकसान में हो 10,000 की, क्योंकि आपके संपत्ति की वैल्यू घटी। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट और घटती है तो डेबिट करते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करो तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि कर्जा, ठीक है, जो हमें पे करना होता है, वो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विच वी हैव टू पे, जो हमें पे करना। तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कर्जा। अब देखो, अगर कर्जा आपका घटता है तो आपके लिए अच्छी बात है, बुरी बात, फायदे की बात है। तो अगर लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ेगी, अगर आपका कर्जा बढ़ता है तो इसको हम करते हैं डेबिट। वहीं अगर आपका कर्जा घटता है तो हम इसको करते हैं क्रेडिट।
और इसी पैटर्न पे ये रिवॉल्यूशन अकाउंट वर्क करता है। तो यही बस प्रोफार्मा है रिवॉल्यूशन का। मतलब अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो इधर, किसी एसेट्स की वैल्यू घटती है तो डेबिट साइड में, किसी किसी लायबिलिटी की वैल्यू घटती है तो बेनिफिट है, कर्जा घटेगा तो बेनिफिट है तो क्रेडिट, कर्जा बढ़ा तो नुकसान है डेबिट। कोई संपत्ति जिसके बारे में जानकारी नहीं थी वो हमें पता चल जाए तो बेनिफिट है क्रेडिट। वहीं कोई लायबिलिटी अगर जो कि पहले अनरिकॉर्डेड थी अब पता चल जाए तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि वो हमारा नुकसान है। ठीक है, ये प्रोफार्मा है। अब क्या करते हैं, क्रेडिट और डेबिट को जो हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का सेंस है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी आती है, सपोज करो कि ये 10,000 आता है टोटल और ये तीनों चीजें इफेक्ट आती हैं 8,000, तो हमारा क्रेडिट 2,000 से एक्स्ट्रा है, तो ये जो 2,000 का एक्सेस है वो क्या होगा, वो पार्टनर्स में बट जाता है, दैट इज प्रॉफिट मान लिया जाता है रिवैल्यूएशन का, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट में। उनके जो भी ओल्ड रेशियो जो भी है उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में इस 2,000 को हम बांट देते हैं, टोटल 10,000 हो जाता है। बात पल्ले पड़ी। ये प्रोफार्मा है, ये प्रोफार्मा की बात होगी। अब इसी प्रोफार्मा में इस हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक, प्रोफार्मा मैंने आपको बता दिया। अब देखो होगा क्या, क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बैलेंस शीट है आपके सामने, आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो जो जिस क्वेश्चन में जिस एसेट या जिस लायबिलिटी की बात किया रहेगा बस उसी का रिवैल्यूएशन होता है। जैसे पहला दिया है द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू 10% से डेप्रिशिएट कर दी गई। अच्छा, मशीनरी की वैल्यू है कितनी भाई, 10,000। अगर आप 10,000 का 10% डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1,000। मतलब आपको मशीनरी पे कितने का नुकसान हो गया, 1,000 रुपए का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे लॉस हुआ है 1,000 का, यहां लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, कितने का नुकसान, 1,000 का। देखो अब यह ध्यान देना, जो अमाउंट लिखते हैं, जो अमाउंट या तो बेनिफिट होगा या तो लॉस होगा, बस वही अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, मशीनरी की कीमत 1,000 घटाने के बाद आज की डेट में 9,000 है, हमको 9,000 नहीं लिखना है, जो फायदा या जो नुकसान का अमाउंट होगा सिर्फ वो लिखना है। नुकसान कितने का हुआ, 1,000 का, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,000। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज नाउ 40,000, बिल्डिंग की कीमत कितनी हो गई आज की डेट में, 40,000। अब देखो पहले बिल्डिंग कितने की थी, 50,000 की, हो गई कितने की, 40,000 की, कितने का नुकसान हुआ, 10,000 का। यहां लिखोगे टू बिल्डिंग कितना, 10,000। ठीक है, अगला पॉइंट बढ़ते हैं। द क्लेम ऑफ 5,000 इज नॉट टू बी क्लेम्ड बाय क्रेडिटर्स, कह रहा है हमारे क्रेडिटर थे 15,000। ठीक है, इसमें से 5,000 का क्लेम वो अब नहीं करेंगे, मतलब 15,000 में से 5,000 के जो क्रेडिटर थे उन्होंने ना आपके पैसे माफ कर दिए, बोला कि जाओ अब तुमसे 5,000 हम नहीं मांगेंगे, मतलब 5,000 हमारा कर्जा कम हो गया। तो हमारे लिए बेनिफिट है लॉस, बेनिफिट है। लायबिलिटी हमारी घटी, यहां लिखोगे बाई क्रेडिटर, कर्जा हमारा घटा, फायदा हो गया 5,000 का, यहां 5,000। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बिल्स पेबल इज नाउ 12,000, आज की डेट में बिल्स पेबल की कीमत कितनी है, 12,000। पहले बिल्स पेबल कितना था, 10,000 था ना, पहले बिल्स पेबल की कीमत थी 10,000 जो कि बढ़ के कितनी हो गई, 12,000। मतलब हमारे बिल्स पेबल मतलब हमारी लायबिलिटी 2,000 से बढ़ गई। फायदा है कि नुकसान, ये हमारा नुकसान है, तो नुकसान है, तो यहां लिखोगे टू इंक्रीज इन लायबिलिटी लिखवाया था ना, जितने से बढ़ेगा, टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना हो गया, 2,000 का। ठीक, सारा रिवॉल्यूशन का पॉइंट हो गया चारों। अब देखो क्या करोगे, आप टोटल करोगे, अगर आप देखोगे तो 10 2 12 13,000 इधर आ रहा है, और इधर कितना है, इधर सिर्फ 5,000, मतलब डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जो है क्रेडिट से बड़ा है, मतलब नुकसान हो गया रिवॉल्यूशन पे। कितने का नुकसान हुआ, 13,000 में से 5,000 एडजस्ट करोगे तो 8,000 का, वो 8,000 कहां जाएगा, बाई लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। 8,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर होगा, तब ये 13,000 टोटल होगा। और ये 8,000 कैसे बढ़ता है? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, बात पल्ले पड़ी। ये ऐसे बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो, हम पढ़ रहे हैं कि जब रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में शो करना हो, फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं ना, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू इज टू बी शोन इन द बुक्स। तो बुक्स में शोन करने का मतलब क्या? अब पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से हमने रीवैल्यूएशन बना लिया, तो अब हमें एक नया बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, और उस नया बैलेंस शीट में जो नया इफेक्ट आया है उसको हम शो करेंगे। तो शो करने का मतलब क्या? देखो, मैं इसी बैलेंस शीट को नया कर दे रहा हूं। ठीक, जैसे मशीनरी की कीमत आज की डेट में जो है ओरिजिनल वाली वो लिखेंगे। आज की डेट में मशीन की कीमत कितनी है? घट के हो गई 9,000। तो नए वाले बैलेंस शीट में, मतलब इसको कर लो अब न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, तो न्यू बैलेंस शीट में इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 9,000। स्टॉक की कीमत तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, डेप्टर पे कोई असर नहीं हुआ है, बिल्डिंग पे असर हुआ है रिवैल्यूएशन की वजह से। बिल्डिंग पे आज की डेट की कीमत कितनी हो गई है? 40,000। ठीक, इधर आएंगे, क्रेडिटर के साथ क्या हुआ? 15,000 क्रेडिटर थे, जिसमें से 5,000 क्रेडिटर नहीं क्लेम करेंगे, तो अब क्रेडिटर बचे कितने? सिर्फ 10,000। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, बीपी के साथ हुआ था रिवैल्यूएशन में चेंज। क्या हुआ था कि ये 10,000 से 12,000 हो गया था। तो नए वाले बैलेंस शीट में ये फैक्ट दिखा देते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत इजी है। अब देखो दूसरी चीज, रीवैल्यूएशन की अगर हम जनरल एंट्री की बात करें ना, इसमें जनरल एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले जनरल एंट्री की बात करते हैं। ठीक है, रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट मैंने बता दिया। अब आपको अगर जनरल एंट्री करनी हो तो बहुत ही इजी है, देयर इज नो इश्यू। देखो, अगर रीवैल्यूएशन में आपने एक चीज पढ़ा है 11th में कि अगर एसेट्स की वैल्यू, अभी मैंने बताया भी, एसेट्स की वैल्यू अगर माइनस होती है जनरल एंट्री के हिसाब से, जब भी एसेट्स घटते हैं तो उनको हम करते हैं क्रेडिट, और एसेट जब भी प्लस होते हैं जनरल एंट्री बनाते वक्त, क्योंकि ये आपके हैं रियल अकाउंट के। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एसेट्स की वैल्यू घटेगी तो क्रेडिट, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? मशीनरी की वैल्यू घट रही है बढ़ रही? घट रही है ना। और क्यों घट रही है? क्योंकि हम रीवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी घट रही है तो मशीनरी हो जाएगी क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन की वजह से घटा है, तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। बात समझ में आ गई? कितना? 1,000 और 1,000, इतना ही घटा था। बहुत सिंपल है, बस आपको ये रूल फॉलो करना है। देखिए, क्रेडिट जब, सॉरी, लायबिलिटीज के साथ क्या है? लायबिलिटी का रूल क्या है? लायबिलिटी अगर आपकी प्लस होती है तो इसको करते हैं क्रेडिट और जनरल एंट्री में, और अगर लायबिलिटी घटती है तो इसको करते हैं डेबिट। अब उसी तरीके से एक लायबिलिटी का कंडीशन लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? द क्लेम ऑफ 5,000 इज नॉट टू बी क्लेम्ड बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर अब 5,000 का क्लेम नहीं करेंगे, लायबिलिटी घट रही है। लायबिलिटी घटती है तो डेबिट करते हैं, मतलब हमारे क्रेडिटर घट रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट DR। और क्यों घट रही है? रीवैल्यूएशन की वजह से, तो टू रीवैल्यूएशन। कितना घटा? 5,000 और 5,000। ठीक है, अब उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे बिल्स पेबल की वैल्यू बढ़ रही है, 12,000 हो गई, पहले 10 थी, 10 से कितनी हो गई? पहले 10 थी ना, 10 से हो गई 12। तो यहाँ पे हमारी बिल्स पेबल की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? 2,000। ऐसे करके आपकी एंट्रियां बनती हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंस में जनरल एंट्री बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा, एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट कर देना एसेट्स को, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स अगर घट रहे हैं तो एसेट्स क्रेडिट होंगे तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। लायबिलिटी के केस में क्या है? लायबिलिटी अगर बढ़ेंगे तो लायबिलिटी को क्रेडिट करना है, डेबिट रिवैल्यूएशन हो जाएगा। और वहीं अगर लायबिलिटी घटती है तो लायबिलिटी को करो डेबिट और रिवैल्यूएशन को कर दो क्रेडिट। तो आई होप आपको ये फर्स्ट रिवैल्यूएशन का टॉपिक समझ में आया होगा, जब हम रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो करते हैं। अगले वीडियो में हम जो है एक कंप्लीट क्वेश्चन के साथ आएंगे, जिसमें पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, पार्टनर्स की डिटेल्स होंगी, बैलेंस शीट होगा, रिवैल्यूएशन होगा,
और क्वेश्चन के हिसाब से जो ट्रीटमेंट बोला होगा वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।